यूपी के सभी गांवों को दो दो एम्बुलेंस देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कहा, हाई कोर्ट ऐसे आदेश न दें जिनका पालन संभव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश दो आईसीयू सुविधा युक्त एम्बुलेंस देने के लिए कहा गया था। इस आदेश में सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की सुविधा देने और एक तय संख्या में बेड वाले नर्सिंग होम में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी कहा गया था। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यूपी में लगभग 97,000 गांव हैं, उनके लिए महीने भर के भीतर दो दो एम्बुलेंस देना व्यवहारिक नहीं है। ये वही आदेश है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था को राम भरोसे बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक तो लगा दी है, लेकिन यूपी सरकार से कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश जनहित की चिंता में दिया गया है, आप इसे सलाह की तरह लेते हुए काम करने की कोशिश करें। केंद्र सरकार ने कांग्रेस की टूल किट पर किए गए ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगाने पर ट्विटर से आपत्ति जताई है और सरकार ने कहा है कि ट्विटर इन टैग्स को तुरंत हटाए। ट्विटर पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा सहित तमाम बीजेपी नेताओं के टूल किट वाले ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया फ्लैग किया है, यानी उसे हेरफेर करके पेश किया गया बताया है। ये बात सरकार को नागवार गुजरी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा है। सरकार की दलील है कि ये मामला प्रवर्तन एजेंसी के पास लंबित है। ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल न देने को कहा गया है। सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने इस बारे में ट्विटर को एक पत्र लिखा है। सरकार का कहना है कि इस मामले में ट्विटर ने एक तरफा निष्कर्ष निकाला है और बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मनमाने ढंग से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। जिस टूलकिट पर मचा है बवाल, उस टूलकिट कांड में नया मोड़। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को बता दिया मैनिपुलेटेड। 3 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि पीएम की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने टूलकिट तैयार की है। संबित पात्रा ने बकायदा उस कथित टूलकिट को ट्विटर पर शेयर किया था। अब ट्विटर ने उस टूलकिट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया है। मतलब ये कि जो टूलकिट है उसे तैयार करने में हेराफेरी की गई है। कांग्रेस ने ट्विटर से ट्वीट को लेकर शिकायत भी की थी। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संबित पात्रा देश से माफी मांगे। खुद ही अंदाजा लगा दीजिए, यदि ट्विटर खुद मान रहा है। मैं समझता हूँ ट्विटर का तो अपना एक बहुत बड़ा रिसर्च है, उनका एक प्लेटफॉर्म है। यदि वो खुद बोल रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कथित टूलकिट को लगातार खारिज कर रही है। छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ उसने एफआईआर भी दर्ज कराई है। वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कोरोना से बचने का मंत्र। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। कोरोना बीमारी की वजह से जान गंवाने वालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह आज भावुक हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अधिकारियों और डॉक्टरों से बातचीत कर पूरे देश को संदेश दिया। आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान वाराणसी के डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए काम की जमकर तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को काशी से प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज महामारी ब्लैक फंगस के बारे में लोगों को चेताया। उन्होंने कहा कि जिस सावधानी ने आज तक बचाया है वही आगे भी बचाएगी। ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी
और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मोदी के अलावा देश के दो बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहान और रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है, कोरोना के इलाज में बेवजह स्टेरॉइड लेने से बढ़ता है ब्लैक फंगस का खतरा। जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड यूज किए गए और वो डायबिटिक थे, उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. वैसे तो ब्लैक फंगस के मामले देश भर में महामारी की तरह बेकाबू लहर की तरह नहीं फैले हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी से मौत की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए इस बीमारी से बचाव बहुत जरूरी है। मुंबई के नजदीक अरब सागर में बार्ज जहाज हादसे में आपराधिक मामला दर्ज। मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में बार्ज P305 के हादसे में कैप्टन सहित अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। ताउते तूफान की चपेट में आ गया था बार्ज, जिस पर सवार थे 261 कर्मचारी। मुंबई के समुद्र में लगातार 5 दिनों से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को ताउते तूफान की चपेट में बार्ज P305 नाम का एक जहाज आ गया था, जिस पर 261 लोग सवार थे। अब इस मामले में बार्ज के इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान शेख की शिकायत पर जहाज के कप्तान राकेश वल्लभ और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी राकेश ने बार्ज पर मौजूद कर्मचारियों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया और फिर ताउते तूफान की चपेट में आकर 50 से ज्यादा कर्मचारी जान गंवा बैठे। समय से राहत नहीं पहुंचती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस हादसे को लेकर राजनीति भी हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस हादसे के जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वहीं विपक्ष पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुंबई के समंदर में हुए बार्ज हादसे का जिम्मेदार कौन? 45 से ज्यादा लोगों की हुई मौत के लिए अब तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं? मुंबई के समंदर में सोमवार को चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आया बार्ज 305। जहाज पर सवार ONGC के कर्मचारी इसमें फंसे थे। सवाल यह है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी जहाज समुद्र में क्यों था? कर्मचारियों की जिंदगी की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उन्होंने लापरवाही बरती। उन लोगों को जान लीजिए। P305 का कप्तान, जिस पर आरोप है कि उसने मजदूरों को आखिरी समय तक झांसे में रखा। दूसरी जिम्मेदारी बनती है डर्मस इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी की, जिसका ये बार्ज है। तीसरी जिम्मेदारी एफकॉन कंपनी की है, जिसने ONGC के लिए इन श्रमिकों को सप्लाई करने का काम किया। और चौथी जिम्मेदारी ONGC की है, जिसके तेल के कुएं की हिफाजत के लिए सैकड़ों लोग लगे हुए थे। लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय अब आरोपों का टोपी ट्रांसफर किया जा रहा है। एफकॉन ने अपने बचाव में एक बयान जारी कर कहा है कि बार्ज की सुरक्षा की जिम्मेदारी या तो कप्तान की होती है या बार्ज मालिक की होती है। वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। अरब सागर में P305 बार्ज डूबने के मामले में येलो गेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया है। कप्तान को जिम्मेदार बताया है और कप्तान सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। ये जो P305 बार्ज था, ये डर्मस इंटरप्राइजेस कंपनी का था। हम उस कंपनी की पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक 4 मंजिला इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर इसका दफ्तर है। ये है ओशियन डाइविंग सेंटर लिमिटेड। इसी कंपनी के अंतर्गत डर्मस इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी चलती थी, जो नाइक परिवार चलाता था, और इसी कंपनी का बार्ज था P305 यानी पापा 305। यही बार्ज जो चक्रवाती तूफान ताउते का शिकार हो गया और इसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर बनाई। यहाँ तीसरी मंजिल पर भी इस कंपनी का एक दफ्तर है, यहाँ से भी कामकाज किया जाता था। ताउते तूफान की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे निकले महाराष्ट्र के दौरे पर। रत्नागिरी एयरपोर्ट पर ही की अधिकारियों से मीटिंग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सुबह सुबह ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रत्नागिरी पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही अफसरों के साथ मीटिंग की और नुकसान की जानकारी ली। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में ताउते तूफान की वजह से
काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचनामा खत्म होने के बाद मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। राज्य को केंद्र से मदद के सवाल पर उद्धव ने कहा कि उन्हें विश्वास है प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की मदद जरूर करेंगे। पीएम ने परसों गुजरात का दौरा किया था और 1000 करोड़ का पैकेज दिया था। रत्नागिरी से सीएम सिंधुदुर्ग गए और उद्धव ठाकरे ने 4 घंटों में अपने 2 जिलों का दौरा खत्म किया। अब लोगों को मुआवजे के मरहम का इंतजार है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को खरी खरी सुनाने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट हो गया लॉक। सुशील मोदी ने इसकी की थी शिकायत। आज के बाद से मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचड़ सुशील मोदी तो मुंह थूर देंगे आकर। भाग यहाँ से राजस्थानी मेढक। सुशील मोदी तित्थर है, सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। ट्विटर पर ऐसे ही बयानों की वजह से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट अब लॉक हो गया है। सुशील मोदी की शिकायत के बाद ट्विटर ने एक्शन लिया। गौरतलब है कि पटना में तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर कोविड सेंटर खोला है, जिसको लेकर सुशील मोदी ने तेजस्वी और उनकी डॉक्टर बहनों पर सवाल उठाए थे और तभी गुस्से में रोहिणी ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी थी। अब तक तेजस्वी यादव और सुशील मोदी के बीच में जुबानी जंग छिड़ी रहती थी, लेकिन रोहिणी आचार्य की सियासी एंट्री ने राजनीति का पारा और चढ़ा दिया। खान चाचा रेस्टोरेंट वाले नवनीत कालरा के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस में आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जांच तेज की। दिल्ली की खान मार्केट में ये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ टीम ने कई जगह छापेमारी की है। इस ठिकाने समेत कई और जगह से नवनीत कालरा से जुड़े केसों में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए थे। एक बड़ी खेप विदेश से मंगाकर यहाँ महंगे दामों में बेची गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। आरोपी नवनीत कालरा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और वो फिलहाल पुलिस के रिमांड में इस केस से जुड़े पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में कांग्रेस पार्टी सहायता अभियान चला रही है। चूंकि महामारी का वक्त है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का फोकस है महामारी के बीच उन लोगों की मदद करना, उन लोगों तक मदद पहुंचाना जो कोरोना से पीड़ित हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर राहत सामग्री, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या फिर भाप लेने की मशीन हो, मास्क हो, दवाइयाँ हो, राशन किट हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हैं जो कि वितरित की जानी है, बांटी जानी है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ आप लोग प्रचार अभियान के लिए करते हैं और मदद करते ही इसीलिए ताकि सोशल मीडिया पे आप लोग अपना प्रचार कर सकें और टूल किट विवाद जो है सारा हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो टूल किट का नया विवाद लेकर के इस विषय से भटकाना चाह रहे हैं तो माफ़ करिएगा, हमारा टूल किट हमारे हाथ में है और ये हमारा इतिहास है। हम लोगों की सेवा करते हैं। महामारी के बीच खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि इस वक्त में तमाम राजनीति छोड़ दें, लोगों की मदद करें। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में चार्जशीट दायर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुआ था बवाल। दिल्ली हिंसा की इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, उस दिन लाल किला सहित दिल्ली के कई इलाकों में बवाल हुआ था। उस बवाल में सैकड़ों पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 17 मई को चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दीप सिद्धू पर हिंसा करने वालों को उकसाने का आरोप है। दीप का साथी और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लखा इस मामले में अब तक फरार है। पंजाब और हरियाणा से आए किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 6 महीनों से धरना दे रहे हैं। इसी महीने की 26 तारीख को 6 महीने पूरे होने के मौके पर काला दिवस मनाने का ऐलान भी किया गया है। गोवा के चर्चित यौन शोषण केस में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल हुए बरी। 7.5 साल पहले तरुण तेजपाल की एक जूनियर सहकर्मी ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। गोवा सेशंस कोर्ट ने 7.5 साल बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल पर तहलका मैगजीन की एक महिला कर्मचारी ने गोवा के ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट में
यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। Great victory for everybody, especially to the advocate Rajiv Gomes, his associates, and Tarun Tejpal also. And it is basically exclusively because of the hard work and the efforts and my advocate, senior advocate Rajiv Gomes. साल 2013 में तरुण तेजपाल के साथ तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक जूनियर सहकर्मी ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। यह मामला पिछले 7 साल से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट से बरी होने के बाद गोवा सरकार ने कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। अमेरिका में भी इन दिनों मौसम की मार कहर ढा रही है। अमेरिका के 2 राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़क पर बस पानी ही पानी, हर तरफ यहां जैसे शहर में सैलाब आ गया है। देखिए कैसे ये गाड़ी कई फीट गहरे पानी में चलने को मजबूर है। कुछ कार तो आफत की इस बाढ़ में खराब ही हो गई। तस्वीरें अमेरिका के लुजियाना की। यहाँ तेज बारिश आई तो जैसे शहरों में आफत ही आ गई। शहर में जगह जगह फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन टेक्सास और लुजियाना में भारी बारिश के कारण कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की नौबत आ गई। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहा मिनी युद्ध थम गया है। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। पिछले करीब 10 दिनों से इसी तरह इजराइल और हमास के बीच रॉकेट पर रॉकेट दागे जा रहे थे। लेकिन अब एक अच्छी खबर आई। इजराइल और हमास दोनों ने जंग रोकने का ऐलान किया है। इजराइल की सरकार ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। हालांकि देखिए ये तस्वीर। इस सीज फायर को फिलिस्तीनी संगठन अपनी जीत बता रहा है। गाजा की सड़कों पर रात से ही ऐसे जश्न शुरू हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों चली लड़ाई में 250 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। इनमें 60 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। इस लड़ाई को रुकवाने के लिए अमेरिका समेत कई मुल्कों को खासी मशक्कत करनी पड़ी।